बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all parents and students in our fourth video class. This is the class 7 and the period of the social science. In our previous class, we have been completed the revision of the history of third unit number 1, the coming of Islam, unit number 2, the spread of the Islam, and the unit number 4, Muslim Span. अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इन 3 यूनिट्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम अपनी इस वीडियो में बाकी के जो 2 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 8 द इस्लाम स्प्रेड टू द सब कॉन्टिनेंट और यूनिट नंबर 9 द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, इनका रिवीजन करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द यूनिट नंबर 8 इस्लाम स्प्रेड टू द सब कॉन्टिनेंट। When and how did Islam spread to the subcontinent? किस तरह से इस्लाम सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में आया था? What is the subcontinent? Subcontinent a large land mass, ठीक है, smaller than a continent is known as subcontinent. एक ऐसा लैंड मास जो कि कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, वो कहलाता है सबकॉन्टिनेंट। लार्ज land mass but smaller than a continent is known as a subcontinent, in which include Pakistan, India and Bangladesh. बहुत से हिस्टोरियंस का ख्याल करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम 7th सेंचुरी में अरब मर्चेंट्स की वजह से आया था, अरब ताजिरों की वजह से आया था, जो कि अरेबियन पेनिनसुला और सब कॉन्टिनेंट्स के दरमियान सी ट्रेडिंग रूट्स के ज़रिए सब कॉन्टिनेंट्स में आए थे। उसके बाद इंडिया में सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है, केरला स्टेट में 629 CE में। उसके बाद इंडिया में सबसे पहली मस्जिद केरला स्टेट में बनाई गई थी 629 CE में। सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में 7th सेंचुरी के मिड में अरब्स मिलिट्री फर्स्ट मिलिट्री के ज़रिए ही इंगेज हुई थी। किस दौर में? खुलफाए राशिदीन के दौर में। उसके बाद ओमान और बहरीन के अरब गवर्नर्स ने स्मॉल नेवल फोर्सेस को इंडियन पायरेट्स से डील करने के लिए भेजा। दरअसल जो इंडियन पायरेट्स थे उन्होंने उन तमाम सी रूट्स पर कब्ज़ा किया हुआ था, तमाम जो ट्रेडिंग रूट्स थे। तो उन ट्रेडिंग रूट्स को यूज़ करने के लिए कुछ अरब गवर्नर्स ने अपने स्मॉल नेवल फोर्सेस को उन इंडियन पायरेट्स से डील करने के लिए भेजा। वक्त नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंडिंग द ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द इस्लामिक एम्पायर। इस्लामिक एम्पायर ईरानियों के एम्पायर्स थे ससानियन एम्पायर्स, ठीक है, ये ईरान के एम्पायर्स थे ससानियन एम्पायर्स। ससानियन एम्पायर्स की इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद वहाँ से जो है अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह से जो पर्शियन की हुकूमत थी उनका ख़ात्मा हो गया था, पर्शियन हुकूमत का एंड हो गया था। और सब जो है जब सिंध के लोकल रूलर थे एक राजा रसाइल, ठीक है, उन्होंने रिवर इंडस के ईस्ट में मौजूद टेरिटोरीज का रूलर बना। उसके बाद जो है एक लोकल रूलर राजा रसाइल जो था वो इंडस वैली के ईस्ट में मौजूद तमाम रियासतों का रूलर बना। इसने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट किया खुलफा राशिदीन के अगेंस्ट, ठीक है, और हज़रत
उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। उसके बाद 643 CE में खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मिलिट्री कमांडर्स को ऑर्डर किया कि वो बसरा से साउथ इराक़ की तरफ मार्च करें ताकि ईस्टर्न फ्रंटियर की इस्लामिक एम्पायर्स को सिक्योर किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अर्ली 8th सेंचुरी में सिंध के इन्वेजन्स के रेस्पॉन्स में जो अरब ट्रेडर्स पर हुए थे, तो वो सी पायरेट्स ने जो है वो शिपिंग रूलर्स पर कब्ज़ा किया हुआ था। उस वक्त इराक़ के उमैयाद गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने एक 16 इयर्स ओल्ड नेफ्यू यानी अपने एक भतीजे से, जो कि उस वक्त जो है वो 16 इयर्स की एज में थे, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, उन्होंने उनको जो है मोहम्मद बिन कासिम को जो है कमांडर बना दिया आर्मी का। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को कमांडर बना दिया गया आर्मी का। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी एज का अर्ली टाइम जो था ज़्यादातर वो आर्ट्स, गवर्नर के आर्ट्स सीखने में गुजारा था, और उन्होंने जो है अपने अंकल से जो है वार्स करने के तरीके सीखे थे, जंग के मुख्तलिफ तरीके सीखे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 6000 सोल्जर्स पर मुश्तमिल एक वेल इक्विप्ड आर्मी तैयार करी, जिसमें 6000 कैमिल्स राइडर्स भी इंक्लूड थे। इसके अलावा उसमें कुछ इमदादी फ़ौज भी इंक्लूड थी, और कुछ इसमें सीज इंजन्स भी मौजूद थे। सीज इंजन्स दरअसल ऐसी गाड़ियाँ होती थीं जो कि मुहासरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। कि ये तमाम चीज़ें लेकर वो मोहम्मद बिन कासिम अपनी आर्मी के साथ सिंध आए। बैटल वन करने के बाद इसकी फ़ोर्स ग्रू होती चली गई, बढ़ती चली गई, और माइल्स बहुत ज़्यादा दूर फासलों से, मीलों से लोग जो थे वो इसकी सक्सेस के बारे में जब सुनकर इसकी फ़ोर्स ज्वाइन कर ली, मोहम्मद बिन कासिम की फ़ोर्स ज्वाइन कर ली। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने दिबल पर अटैक किया। दिबल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी इम्पोर्टेंस इसकी लोकेशन के लिहाज से, अपनी लोकेशन के लिहाज से दिबल अपनी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। पोर्ट सिटी, एज अ पोर्ट सिटी भी दिबल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जो कि सेंट्रल एशिया के साथ वेस्टर्न इंडिया कोस्ट और अरब को कनेक्ट करता है। सिंध के इस पास से ट्रेडिंग आम हुई। सिंध के इस हिस्से से ट्रेडिंग आम हुई। इस रीजन्स के सेलर्स बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते थे, और सेलर्स को जो ईस्टर्न वर्ल्ड से यहाँ आए थे। उसके बाद 711 में मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी ने रोहड़ी के करीब हिंदू रूलर राजा दाहिर पर अटैक किया। दोनों आर्मीज़ इक्वल इन साइज़ थी, दोनों की तादाद बराबर थी, ठीक है, बहुत। लेकिन इसमें मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई, मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी को फ़तह हासिल हुई। अगरचे राजा दाहिर एक कोई पॉपुलर रूलर नहीं था, और इसके बहुत से जो बदूई सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, इनको राजा दाहिर को सपोर्ट नहीं करते थे। राजा दाहिर जंग में मारा गया, और मोहम्मद बिन कासिम जो है फर्स्ट कॉन्क्यूरर और सिंध का फर्स्ट कॉन्क्यूरर बना। इसने न्यू कॉन्क्यूर्ड टेरिटोरीज़ में ऐसे लॉज और ऑर्डर्स बनाए जो रिलीजियस टॉलरेंस और इंटीग्रेटिंग को शो करते थे। सिंध पर इनकी हुकूमत सक्सेसफुल थी,
लेकिन बहुत मुख्तसर टाइम के लिए उन्होंने सिंध पर हुकूमत की थी। इंडियन आर्मी के मुकाबले में अरब आर्मी बहुत कम थी, जो कि सब कॉन्टिनेंट के साउथर्न बॉर्डर की हिफाजत कर रहे थे। बिन कासिम अपनी हुकूमत के दौरान गवर्नर ऑफ सिंध की हैसियत से मोहम्मद बिन कासिम ने कॉन्क्वर्ड पीपल्स को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी और उनको अलाउ किया कि वो पहले की तरह अपनी वर्शिप्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें हमारे पास द गज़नविद एम्पायर्स। द गज़नविद एम्पायर, गज़नविद ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। गज़नविद ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। सिल्क रूट पर इनकी आइडियल लोकेशन होने की वजह से गज़नी ने वहाँ पर अपना कैपिटल बनवाया। पर्शियन एम्पायर्स में वेल नॉन और इम्पोर्टेंट मार्केट्स टाउन्स मौजूद थे। एक गज़नविद एम्पायर था, सुबुक्तगिन गज़नवी। उसने इंडिया पर अटैक करके अपनी हुकूमत रिवर इंडस तक फैला दी। उसके बाद 997 CE में इसके बेटे महमूद गज़नविद ने हुकूमत संभाली और महमूद और ऑफ गज़नी कहलाया। सुल्तान मोहम्मद गज़नविद ने इंडिया पर 17 अटैक किए, तकरीबन 2001 से लेकर 2026 के अरसे के दौरान। वो कहता था कि वो हमेशा इंडिया पर ड्यूरिंग द हॉट समर सीज़न, गर्मियों के मौसम में वो हमेशा इंडिया पर हमला करता रहेगा। सुल्तान मोहम्मद गज़नवी ने इंडिया पर 17 अटैक किए थे 2001 से लेकर 2026 तक। वो कहता था कि वो हमेशा समर सीज़न में, हॉट समर सीज़न में इंडिया पर अटैक करता रहेगा। इसकी वजह था मानसून, क्योंकि मानसून सीज़न में जो है वो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी और सैलाब आ जाते थे, जिसके दौरान वो अपनी आर्मी को लेकर वापस जो है पंजाब के और वापस चला जाता था। इस वजह से सिर्फ वो जो है वो ड्यूरिंग द हॉट समर सीज़न वो हमेशा इंडिया पर अटैक करता था। इस मुसलसल हमलों ने सब कॉन्टिनेंट पर यानी बरसग़ीर पर एक लंबे अरसे तक असर रखा था। ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में मौजूद हिंदू रूलर में ग्रुप ऑफ क्लास के दरमियान डिविजन्स की वजह से नॉर्दर्न इंडिया की हिंदू किंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गज़नी ने ग्रेट डील ऑफ वेल्थ को मेडिवल वर्ल्ड के ग्रेट सिटीज़ तक टर्न कर दिया और दूसरा बगदाद तक उसको फैला दिया। वॉर में आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन्स और पेंटर्स को एज अ प्रिजनर लेकर जाया गया और उनको यूज़ किया गया बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाने में, प्लेसेस बनवाने में और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज़। ठीक है, ये सब तमाम चीज़ें जो है वो गज़नी ने उनके थ्रू बनवाई। कॉन्क्वर्ड रीजन्स में ग्रेट रिलीजियस टॉलरेंस डिस्प्ले किया और आम लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी थी। गैर मज़हब लोगों पर स्पेशल टैक्स यानी जजिया लगा दिया गया, यानी जो गैर मज़हब लोग थे वो मुस्लिम की निस्बत जो है वो ज़्यादा टैक्स पे करते थे। उसके बाद लोकल हिंदू सब कॉन्टिनेंट में लोकल हिंदू ऑफिशियल्स की पोजीशंस बरकरार रखी गई। पेपर, टी,
सेरेमिक यानी चीनी के बर्तन और गन पाउडर को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। इस दौर में मोहम्मद गजनवी ने पंजाब कॉन्क्यूर करके गजनविद एम्पायर्स को हार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक एक्सपेंड कर दिया, जो कि गुजरात तक एक्सपेंड होती चली गई। उसके बाद 1030 में उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर 8 द इस्लाम स्प्रेड टू द सब कॉन्टिनेंट। अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे अपनी जो यूनिट नंबर 9 द राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत 10th सेंचुरी के आखिर में मॉडर्न अफगानिस्तान का लास्ट पार्ट महमूद ऑफ गजनी के कंट्रोल में था, जिसमें अफगानिस्तान का सिटी ऑफ गौर भी इंक्लूड था। महमूद ऑफ गजनी ने की डेथ के बाद मोहम्मद ऑफ गौर, जो कि बगदाद में महमूद गौरी कहलाया था, 1173 में गजनविद एम्पायर्स ख़त्म होने के बाद उसने रिमेनिंग टेरिटोरीज पर कब्ज़ा कर लिया। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी और इसके एल्डर ब्रदर ने पर्शिया, अफ़गानिस्तान और सिंध और नॉर्दर्न इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। दोनों भाइयों ने अपने आप को मेजर रीजनल पावर के तौर पर इस्टेबल किया जब उन्होंने हिरात कॉन्क्योर किया। इस विक्ट्री के बाद इनकी राइवल्स वेस्टर्न पर्शिया, इनकी जो आर्मी थी वो वेस्टर्न पर्शिया आई। वहाँ गौरित्स को एज लेजिटिमेट रूलर्स यानी कानूनी तौर पर उनको रूलर्स एक्सेप्ट कर लिया गया गजनविद की फॉर्मर लैंड पर। मोहम्मद गौरी और इनके भाई ने 1186 में गजनविद रूलर से लाहौर कैप्चर कर लिया और इसके बाद खैबर पास के थ्रू साउथ की तरफ से लैंड रूट्स दिल्ली की तरफ ओपन कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप को पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अनचैलेंज्ड रूलर इस्टेबल किया था, यानी उसने कहा था कि कोई भी ऐसा एम्पायर नहीं है जो उसको फेस कर सके, उसको चैलेंज कर सके। उसके दौरान एक बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन उनके दरमियान खड़ा हो गया और सबसे पहले एक इस्लामिक रूलर के ज़रिए सब कॉन्टिनेंट में टेरिटोरीज़ की फर्स्ट मेजर कॉन्क्वेस्ट हुई। 1191 में मोहम्मद गौरी ने ईस्ट पंजाब में एक किला फोर्ट्रेस ऑफ बहतिंदा कैप्चर कर लिया, जो कि एज ऑफ द पृथ्वीराज टेरिटोरीज की तरफ था। रेस्पॉन्स में इसने अपनी आर्मी को गौरित फोर्स से मिलने के लिए भेजा। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आर्मी को गौरित फोर्स से मिलने के लिए तंसार के एंशियंट टाउन्स के करीब तराइन की तरफ भेजा। बैटल्स में इस बैटल के दौरान गौरित को नाकामी हुई, वो जंग हार गए, लेकिन उन्होंने सेकंड बैटल पृथ्वीराज चौहान से प्लान करना शुरू कर दी। उसके बाद सेकंड बैटल हुई थी तराइन में 1192, यानी अगले ही साल दोबारा जो है और पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी जंग हुई, जिसमें अब इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई
और वो शिकस्त के बाद वो बैटलफील्ड छोड़कर भागने लगा, लेकिन वहाँ से कुछ माइल्स के फासले पर उसे अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद जो है उसको जब लेकर गौरी उसे एज अ प्रिजनर लेकर जा रहे थे तो पुरस्कार तौर पर उसकी डेथ हो गई। 1202 तक गौरित ने एक एम्पायर बिल्ड करी जो कि ईरान में कैस्पियन सी से बे ऑफ बंगाल तक फैलती चली गई। 1206 में मोहम्मद गौरी का मर्डर हो गया, मोहम्मद गौरी कत्ल कर दिए गए और इस तरह इनकी एम्पायर डिक्लाइन हो गई, इनकी एम्पायर ख़त्म हो गई। अगरचे गौरी की हुकूमत बहुत मुख्तसर अरसे तक रही, लेकिन इनकी ईस्टर्न कॉन्क्वेस्ट में इंडिया में मुस्लिम रूल्स की बुनियाद रखी गई। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद सब कॉन्टिनेंट में गजनी और या फिर गौर लॉन्ग टाइम तक रूल ना कर सके, एक लंबे अरसे तक हुकूमत ना कर सके और इसके बजाय इसके बाद दिल्ली इस्लामिक सेंटर बना। उसके बाद दिल्ली इस्लामिक सेंटर बना और इंडिया में आने वाले जितने भी रूलर्स थे, ठीक है, हुक्मरान सुल्तान के जो दौर में इस्लाम तेज़ी से दिल्ली में फैलने लगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें टॉपिक हमारे पास द स्लेव डायनेस्टी। द स्लेव डायनेस्टी मिड 10th सेंचुरी से मुस्लिम वर्ल्ड आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के ज़ेरे असर सेंट्रल एशिया से तुर्क तक फैलनी शुरू हो गई। बहुत से तुर्क सोल्जर्स को गुलाम बना लिया गया और बहुत ही कम अरसे में वार ऑफ आर्ट में ट्रेन कर दिया गया। कुछ मुस्लिम रूलर्स ने इन स्लेव सोल्जर्स की मदद करते हुए इनको अपनी हुकूमत बनाने में हेल्प करी और ये स्लेव सोल्जर्स जो कि ममलुक्स कहलाए थे, बाद में उन्होंने अपने आप को पोटेंशियल रूलर साबित किया। मोहम्मद बिन बख्तियार खलीजी ने बंगाल पर हुकूमत करी और नुसैरुद्दीन कबाचा ने मुल्तान का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना और इस तरह इंडिया में स्लेव डायनेस्टी का आगाज़ हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत दिल्ली के सुल्तान के मुकाबले में शॉर्ट थी। 1210 में इसकी डेथ हो गई थी और इसकी जगह इसके सन इन लॉ इल्तमश ने ली और 1211 में इसने हुकूमत हासिल कर ली। इल्तमश की हुकूमत के दौरान 1218 और 1228 और 12 से 29 के दरमियान दिल्ली सल्तनत के अब्बासिद खिलाफत के साथ गुड रिलेशन एस्टेबल हुए और उन्होंने चंगेज़ खान और उनके सक्सेसर्स के इन्वेजन से महफूज रखा। 1236 में इल्तमश की डेथ के बाद इसकी डॉटर रज़िया सुल्ताना ने हुकूमत संभाली, लेकिन तुर्किश ने इसे डिफीट किया। ये स्टेट लास्ट ममलुक सल्तनत के डेथ के बाद ख़त्म हो गई और इनके बाद तुर्किश नोबेल जलाल उद्दीन खलीजी ने हुकूमत संभाली और इस तरह खलीजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है सेकेंड डायनेस्टी, द खलीजी डायनेस्टी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम में खलीजी डायनेस्टी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। स्लेव डायनेस्टी के हाथों से पोटेंशियल अथॉरिटी निकल गई थी, जिसकी वजह से नेक्स्ट है खलीजी डायनेस्टी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम में खलीजी डायनेस्टी बहुत अहमियत रखती थी।
स्लैब डायनेस्टी के हाथों से पोटेंशियल अथॉरिटी निकल गई थी, जिसकी वजह से लार्ज दिल्ली सल्तनत प्रिंस के झगड़ों की वजह से ब्रेक हो गई। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी न सिर्फ दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट फंक्शंस को यूनाइट करके रखा, बल्कि नॉर्थ में मंगोल के हमलों से बचने के लिए भी लार्ज आर्मी को मैनेज किया। इसने दक्कन प्लेट्यू पर तबाकुन अटैक किए क्योंकि वो साउथर्न इंडिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था। खिलजी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत को सेफ रखने के लिए साउथर्न इंडिया पर बेशुमार अटैक किए और सल्तनत को यूनाइट करके रखा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें द तगलुक डायनेस्टी। 1350 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद एक वेव ने सल्तनत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। आखिरकार गाजी मलिक सुल्तान बन गए और सुल्तान गयासुद्दीन तगलुक कहलाए, जो कि तगलुक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर बने। गयासुद्दीन तगलुक एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर थे। इनकी ग्रेटेस्ट पावर की वजह से, मिलिट्री पावर की वजह से नॉर्थ इंडिया मंगोल के शदीद हमलों से महफूज रहा और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में लार्ज इस्लामिक एम्पायर्स को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाया। इनको साउथ ऑफ दिल्ली सल्तनत को वेस्ट टेरिटोरीज कॉन्ट्रीब्यूट करना ना था, बल्कि इन पर होल्ड भी कायम रखना था। अगरचा मोहम्मद तगलुक ने कॉन्क्यूर्ड लार्ज सम्स ऑफ उन्होंने जो है लोगों से कॉन्क्यूर्ड पीपल से उन्होंने लार्ज सम्स ऑफ मनी रिसीव किया और उनकी न्यू टेरिटरीज में बगावत वो नहीं चाहते थे और तगलुक डायनेस्टी 1335 में डिक्लाइन हो गई। नेक्स्ट इसमें आ जाती है, फिर उसके बाद तगलुक डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी थी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की 4th डायनेस्टी है। उन्होंने सैयद फैमिली से बिलोंग होने का दावा किया था, यानी उन्होंने कहा था कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडर्स में से थे। तैमूर के दिल्ली पर तबाह करने के बाद और 1398 में दिल्ली सल्तनत ख़त्म करने के बाद उन्होंने सैयद खजर खान को एज द गवर्नर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया। लास्ट जाती है इसमें लोधी सल्तनत डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत को 1451 से 1526 के बिटवीन रिस्टेबल किया। उन्होंने आर्ट, पोइट्री और आर्किटेक्चर को प्रमोट किया। शायद लोधी सल्तनत के सबसे सक्सेसफुल रूलर सिकंदर लोधी थे और इनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशंस की रीऑर्गेनाइजेशन थी। लिहाजा प्राइसेस ऑफ गुड्स रेगुलेट किए गए, चीज़ों के सही प्राइसेस रेगुलेट किए गए, टैक्सेस मुनासिब किए गए। सिकंदर ने लार्ज प्रोविंस ऑफ बिहार को भी सल्तनत में शामिल किया। लोधी डायनेस्टी की कामयाबी की एक वजह साउथर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के दरमियान ट्रेड रूट मेंटेन करना था। ये इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 की हुकूमत के दौरान इन्होंने अपनी
इस अरसे के दौरान इन्होंने अपनी हुकूमत मुकम्मल करी। इब्राहिम लोदी एक ब्रिलियंट वॉरियर थे। इनकी हुकूमत के दौरान बहुत से नॉबल्स जो थे इनके खिलाफ हो गए। 1520 में लोदीस को नॉर्थ की तरफ से एक बहुत बड़े अटैक का सामना करना पड़ा। मंगोल्स उन्होंने पर्शिया और अफगानिस्तान पर अटैक किया और इनके बहुत सारे लीडर बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया 1526 में पानीपत की जंग में। और उसके बाद सबसे पहले इंडिया में जो है वो दहलील सल्तनत, इस तरह से दहलील सल्तनत ख़त्म और इंडिया में मुग़ल पीरियड इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद दहलील सल्तनत ख़त्म होने के बाद इंडिया में जो है वो मुग़ल पीरियड इंट्रोड्यूस हुआ। इस तरह से यहाँ पे रिव्यू कंप्लीट हो गया यूनिट नंबर 9 द राइज ऑफ दहली सल्तनत का। अब जो है आपने जो असेसमेंट करना है उसको आपको कंबाइन करके दोनों यूनिट्स का असेसमेंट दिया जा रहा है आपको। ठीक है, ये असेसमेंट यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 दोनों से रिलेटेड है। असेसमेंट नोट डाउन करेंगे, इसे मेमोराइज करेंगे और इसे अपनी सोशल साइंस की कॉपीज़ में सॉल्व करेंगे। हाँ करें। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्यूर्ड डैश इन 711 CE। Number 2, the Ghaznavid originally belonged to dash. Number 3, the first mosque was built in the India state of dash. Number 4, the Ghaznavid Sultanate was established by dash in 997. Number 5, the Razia Sultana was the daughter of dash. Number 6, the Dehli Sultanate came to an end with the dash dynasty. Number 7, Ibrahim Lodi was defeated by the dash emperor. Number 8, the Sayyid dynasty was the dash dynasty of Dehli Sultanate. Number 9, यहाँ पे ये 8 MCQs आपने सॉल्व करनी है। उसके बाद सेक्शन बी में ये आपके पास 5 क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 से रिलेटेड हैं। ये आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड इस्लाम फर्स्ट स्प्रेड टू द सब कॉन्टिनेंट बिफोर द इन्वेजन ऑफ सिंध। क्वेश्चन नंबर 3, what route did the Gharid take to invade the subcontinent? Number 4, why was the Gharid considered such a significant dynasty? Number 5, where did the Sayyid dynasty derived their legitimacy from? Section C. Question number 6, what was the greatest legacy of the Taghlaq dynasty? Number 7, describe why Hajjaj bin Yusuf sent Muhammad bin Qasim in Sindh. And the last question, number 8, explain why Muhammad bin Qasim was successful during the conquest of Sindh. यह असेसमेंट आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपने ये असेसमेंट सॉल्व करना है, पहले मेमोराइज करना है और फिर से अपने सोशल साइंस की कॉपीज़ में सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर हमारा रिवीजन जो था हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी का रिवीजन भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। यहाँ पर आपको जितने भी असेसमेंट दिए गए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में, वो तमाम असेसमेंट्स आपने मेमोराइज करके अपनी सोशल साइंस की कॉपीज़ में सॉल्व करना है और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है आपने। बहुत अच्छी तरह से इन असेसमेंट्स को मेमोराइज कर लीजिएगा और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।